हेलो गाइस, तो आपका कोर्स सुपर डुपर फास्ट तरीके से खत्म करते हुए आज के वीडियो लेक्चर में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुक है, इसको इंडियन इकोनॉमी प्यार से बोल रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर करा रहा हूं जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सारे नेबर नहीं, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान। तो प्यार से इंडिया चाइना पाकिस्तान बोलेंगे। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, बिल्कुल फैमिली की तरह जुड़ा हुआ, आपको इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। गारंटी दे रहा हूं, जो भी कराऊंगा क्वेश्चन यहीं से आएगा। इतना कूल स्टफ दे दूंगा, इतनी इजी लैंग्वेज दे दूंगा, इतना अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा, किसी और ने तुम्हें नहीं समझाया होगा यार। और गारंटी है क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, यहीं से ही आएगा। मेरे साथ बने रहो गाइस। इंडिया चाइना पाकिस्तान का चैप्टर फोड़ना है तो यह जानना पड़ेगा कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इन तीनों देशों ने जब से आजाद हुए हैं अपने आप को कैसे सेटल किया है, कैसे डेवलप किया है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है, क्या क्या खामी आई है। तो गाइस, जैसे फेसबुक पे आप अपनी टाइमलाइन देखते हो ना कि तुमने पहले क्या इवेंट किया, फिर उसके बाद क्या इवेंट किया, फिर उसके बाद क्या इवेंट किया है, तो अब इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का इवेंट देख लो, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी देख लो कि उन्होंने कैसे डेवलप किया जब से आजाद हुए तब से। पहले ही देखेंगे, बेस बनाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे इन तीनों में से बेस्ट कौन है, और देखेंगे तीनों ने क्या क्या चीजें एक जैसी अपनाई थी। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। गारंटी दे दूंगा बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, आओ जी। सबसे पहले देख रहे हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ इंडिया। इंडिया की टाइमलाइन देख लो, बहुत आसान है क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुम शुरू से पढ़ते हुए आए हो, तो शुरू से पढ़ते हुए आए हो तो इसका इंपैक्ट तुम्हारे दिमाग के ऊपर अभी है। ठीक है जी, तो पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। भारत देश को आजादी मिली 1947 में। हमारे देश ने इकोनॉमिक सिस्टम जो अपनाया था वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया था। तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं, वो अमेरिका है, जापान है। ठीक है, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं और प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, जो कि चाइना है, रशिया है। ठीक है ना। चलो जी, इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग यानी 5 ईयर प्लानिंग शुरू करी 1951 में, लेकिन प्लानिंग कमीशन 1950 में बना दी थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव करी, लेकिन इससे पहले सन 1948 में पहली आईपीआर का मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, वो 1948 में पहली बार आया था आजादी के बाद, लेकिन 1956 वाला लैंडमार्क है इसके रिलेटेड। और एक और बात बता दूं, 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर बैठक हुई थी जिसको कार्वे कमेटी बोलते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी भारत ने 1961 में अपनाई, और इसी बीच में यहां पर शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कोई सही डेट नहीं है, बट ये बता दिया गया है कि 1960 के बीच में शुरू किया गया था इसको। 1960s मैंने लिख दिया यहां पर। ओके, नए नए इकोनॉमिक पॉलिसीज एनईपी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए, इसको एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं। ये मजबूरी में हमारे देश ने शुरू करी थी। आपको ये डेवलपमेंट ट्रैक है, यानी इंडिया आजादी से लेकर अब तक कौन कौन सी मेजर पॉलिसी बना चुका है, ये आप पहले एक कंटेंट के तरीके से आप याद कर सकते हो। टाइमलाइन है इंडिया की ये। ठीक है जी, फिर देखो 7वें नंबर का फैक्ट बता रहा हूं, यही कहानी खत्म कर रहा हूं इंडिया के डेवलपमेंट ट्रैक की। हम 5 ईयर प्लानिंग करते थे, इसको शिफ्ट कर लिया, अब हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग करते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है बड़े लेवल के लंबे प्लान बनाते हैं, जो कि 15 साल का एक प्लान है। ठीक है जी, ये सब कुछ चक्कर 2017 में शुरू हुआ, जब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी ये नीति आयोग आ गया, इसने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। अब मोदी जी ने ये शुरू किया हुआ है, वो बोल रहे हैं 2017 से लेकर 2032 तक हम देखेंगे जो हमने प्लान बनाए हैं उसके टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए। ये बात हुई इंडिया के बारे में। अब आ जाओ पाकिस्तान के बारे में, पाकि चोरों के बारे में। इन्होंने अपनी तरक्की कैसे शुरू करी? भाई पढ़ना तो है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश तो बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, लेकिन मेजर बड़े देशों की बात कर रहे हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो पाकिस्तान 2 पार्ट में था। एक तो जिस पाकिस्तान को हम जानते हैं वो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है ना। तो गाइस कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान को फ्रीडम मिली हमारे साथ ही 1947 में। इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग भी शुरू करी हमसे 5 साल बाद, हमारी 51 में, इनकी 56 में। इन्होंने हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कॉपी कर लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी यूज किया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल होगा इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। ठीक है जी, हाँ जी। इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हमसे पहले यूज की, 1950s में बोलते हैं, यानी आप बोल सको तो 1950 का दशक है, इसको 1950 से लेकर 1960 के बीच का अंतराल बोल सकते हो। इसमें इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, जो चीजें विदेशों से इंपोर्ट करते थे उन चीजों को बंद करके अपने देश में बनाना शुरू कर दिया, या सेम नहीं बना पाए तो उसकी कॉपी बनानी शुरू कर दी, उसके जैसी चीजें। ये बहुत सही चीजें, इंडिया ने भी इसको अपनाया था वैसे, ठीक है, लेकिन बाद में अपनाया था इंडिया ने।
इस देश में भी ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया गया, वो भी सेम एरा में 1950 से लेकर 1960 के बीच में, और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसने बदल के रख दिया था। फूड ग्रेन्स का अच्छे लेवल का प्रोडक्शन, पाकिस्तान का भला हो गया देखो इससे, ग्रीन रेवोल्यूशन से। गाइस फिर पाकिस्तान ने नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री किया। अब नेशनलाइजेशन का मतलब होता है सरकारी बनाना, यानी कोई भी चीज प्राइवेट हाथों में हो उसको सरकार के हाथों में ले आओ। स्टेट ओन्ड बोल दो, स्टेट लिखा है ये, ठीक है जी, ऐसे। चलो दोबारा लिख देता हूं, स्टेट ओन्ड यानी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंडर में चलेगी सारी की सारी। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज सरकार ने अपने हत्थे में चढ़ा ली प्राइवेट सेक्टर से छीन के। ये प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से डिस्करेज करना हुआ। मान लो वहां पर अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, बाटा सब होते, उनसे सारे बिजनेस छीन लिए और सरकार ने खुद करने शुरू कर दिए, तो सारे अमीर लोगों की धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने। यानी देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और पाकिस्तान में रहती है, उससे घटिया कौन सा देश होगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान ने भी शुरू किए, वो भी इंडिया से पहले। अब इंडिया और पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि पाकिस्तान को पहले मजबूरियां आ गई थी, तब उसने फोर्सफुली वो ये जो पॉलिसीज थी वो अप्लाई करी अपनी कंट्री में। इंडिया पे भी मजबूरियां आ गई थी, इंडिया ने कोई अपनी मर्जी से नहीं किया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ऊपर मजबूरियां थी। मजबूरियां क्या थी वो पढ़ी जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं चाइना का डेवलपमेंट पाथ कैसा रहा, ये इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में चाइना के बारे में ज्यादा पढ़ना है। चाइना से ही अपने आप को कंपेयर करने वाले हम, फिर पाकिस्तान से भी कंपेयर करेंगे और कुछ फैक्ट्स खुलेंगे तुम्हारे सामने। हम कुछ सोचते थे, एक्चुअली फैक्ट कुछ और है। तो गाइस चाइना के बारे में देखो, रिपब्लिक ऑफ चाइना पूरा नाम है इस देश का। 1949 में इसको आजादी मिली। आजादी कैसे मिली इसको, एक्चुअली चाइना बहुत बड़ा देश है, उसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग कंट्री ने कब्जा किया हुआ था, तो अलग अलग कंट्री ने उसको अलग अलग ईयर में छोड़ना शुरू किया। तो कुल मिला के कोई डेट फिक्स नहीं है। 1949 में 1 जनवरी को मना लेते हैं वैसे इनका फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे जो बेसिकली बोलते हो। 1949 एक ईयर के नाम से जानेंगे कि यहां पर ये रिपब्लिक हो गया, मतलब गणतंत्र। इन्होंने भी इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान शुरू किए थे 1953 में। इंडिया ने 51 में, पाकिस्तान ने 56 में, चाइना ने 53 में। इन्होंने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया, कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी यानी गाइस प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी है जिसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते थे। यहां पर सरकार का मेन रोल होता है, पब्लिक सेक्टर ये सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की धज्जियां उड़ गई। फिर चौथे नंबर पे देखो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ करके एक प्रोग्राम आया था 1956 में। ये क्या था ये अच्छे से बताऊंगा। फिर एक और प्रोग्राम इन्होंने चलाया, रेवोल्यूशन था वो, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, 10 साल तक चला था, 66 से 76। ये दोनों मैटर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें अच्छे से डिस्कस करने हैं। इंडिया से पहले इन्होंने लॉन्च कर दिया, पाकिस्तान से ही पहले, लेकिन चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। इन्होंने किसी की मजबूरी में आके नहीं किए, इसके पास कोई मजबूरी नहीं थी। इंडिया और पाकिस्तान पे मजबूरियां थी, वो मजबूरियां भी बताऊंगा, रिफॉर्म बेस के देखेंगे। फिर चाइना में एक बच्चा पैदा करने की पॉलिसी जिससे कि जनसंख्या पर कंट्रोल आ सके, ठीक है जी। ये कहते थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़नी चाहिए, तो इसलिए एक कपल एक ही बच्चा पैदा करेगा, उससे रिलेटेड कानून बनाया गया था। तो मेजर अब हमें पढ़ना शुरू करना है। ये तीनों तो बेसिक बातें हो गई, हमें इन 4 चीजों को पढ़ना है। फिर चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, कंपैरिजन रह जाएगी और जो कॉमन बातें इन तीनों कंट्रीज के अंदर वो रह जाएंगी। तो गाइस सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड पे आएंगे। ये था क्या, देखो चाइना ने जब अपनी तरक्की का रास्ता चुना तो वो सबसे पहले ये चाहता था, वैसे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम ज्यादा चलते थे चाइना में, एग्रेरियन इकोनॉमी मानी जाती थी। उसने शिफ्ट करने की सोची, उसने देखा कि कंट्री में ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, कंपनी सेटअप कर देंगे, फैक्ट्री सेटअप कर देंगे तो देश अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये बंदा चाइना का डिक्टेटर मान सकते हो आप इसको, हिटलर से कम ना है यो, ठीक है। इसका नाम माओ, TSE से तुंग, और लास्ट में लगाता है जिडोंग। तो गाइस ये बंदा जिडोंग बोलते हैं इसको, बेसिकली माओ जिडोंग के नाम से जाना जाता है। होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट और कर दूं, माओ और ये जिडोंग, इतना जान लो कहानी खत्म, ज्यादा लंबा नाम जान के कुछ करना नहीं है। इस बंदे ने बोला चाइना के अंदर कि तुम बहुत सारे बंदे एग्रीकल्चर सिस्टम में काम कर रहे हो, तो आप एक काम करो, अपने हर घर के पीछे एक फैक्ट्री लगाओ, एक फर्नेस लगाओ, भट्टी बोलते हैं हिंदी में, भट्टियां लगाओ और वहां पर स्टील का प्रोडक्शन शुरू करो। बेसिकली स्टील का, हर चीज का करवाया था। तो भट्टियों में से लोहे को जला जलाकर साफ करके किसी भी तरीके से, वो प्रोसेस साइंस का है लेकिन आपको जानना है कि सिर्फ स्टील बनाते थे ये। तो स्टील बनाना शुरू किया इन्होंने 1958 में, इसने ऐसा बोला, सन 1958 में ये प्रोसेस शुरू कर दिया। अभी एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है ना। हर घर के पीछे इन्होंने फैक्ट्री लगवानी शुरू कर दी
और जो बंदे एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे वो भी इस बात से एनकरेज हुए और उन्होंने एग्रीकल्चर का काम छोड़ के अपने घर के पीछे भट्टी लगाने का सिस्टम शुरू कर दिया। और देखो उससे नुकसान क्या हुआ, नुकसान हुआ जी देश के अंदर। ये देखो ये भट्टी लगी हुई है, इसके ऊपर काम चल रहा है, ये भट्टी, अब पेन कलर चेंज कर दिया, ये अंकल खड़े हुए हैं, ये भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, फैक्ट्री रिलेटेड गांव के अंदर काम चल रहा है सारा का सारा। ये सब लोग एग्रीकल्चर का काम छोड़कर भागे, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में भी लोग थे। इसने किया क्या, एग्रीकल्चर के अंदर लोग कम बच गए तो एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स को बोलते हैं कॉम्यून। तो चाइना के अंदर शुरू हुआ एग्रीकल्चर में कॉम्यून सिस्टम, ग्रुपिंग सिस्टम, बहुत सारे ग्रुप मिल मिल के खेती करेंगे, खेती बाड़ी शुरू करा दी, ठीक है। और जो ज्यादातर लोग निकल कर आए थे वो फैक्ट्री के अंदर काम करने लगे। लेकिन गाइस क्या हुआ, चाइना के साथ बहुत गलत दुर्घटना घटी उस टाइम पर। 1958 के आसपास इस देश के अंदर आ गया क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में ड्राउट, सूखा पड़ गया था इस देश के अंदर। सूखा पड़ने से बहुत ज्यादा भुखमरी मर गई, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक तो पहले से कम लोग बचे थे, ये प्रोग्राम जो चलाया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और दूसरा कि अब फूड की शॉर्टेज हो गई, प्रोडक्शन कम हुआ, सूखा पड़ने से खेती कम होती है ना। और तीसरे नंबर पे जो उन्होंने बेचारों की शक्ल देखना है, बच्चे की शक्ल कितनी दयनीय लग रही है यार, ये देखो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए थे, करीब 30 मिलियन लोग मर गए थे। 30 मिलियन लोग देख लो यार, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे। किसी किसी बुक में 36 मिलियन लिखा है, इसको डेटा की श्योरिटी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा बता दिया ताकि आपको नंबर पूरे मिले। गारंटी दे रहा हूं ना, जो पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा, इसके सिवा कहीं से नहीं आएगा। तो उस वजह से बता रहा हूं, बड़ी दुखदाई सिचुएशन हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। चाइना के साथ दिक्कत हो गई कि इसने डिसाइड किया कि हर घर के पीछे फैक्ट्री लगेगी, उस फैक्ट्री में बना रहे थे स्टील, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इस स्टील को नकार दिया गया जो चाइना ने बनाया था, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत घटिया थी। जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री थी लाइक यूके, यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इनके यहां जो बड़ी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप थी, वो मशीन से स्टील की प्रोडक्शन करती थी और वो इससे कई गुना बेहतर होती थी। यार स्टील मजबूत और अच्छा होना चाहिए, ये वो नहीं बना पा रहे थे, तो स्टील की डिमांड खत्म, ये प्रोग्राम फेल फ्लॉप। तो मतलब जो उसके अंदर बंदे इन्वॉल्व थे वो सब घुस गए, मर गए, कहानी हो गई, भुखमरी में मर गए। फेमाइन बोलते हैं भुखमरी को गाइस। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के ऊपर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ऊपर के तरीके से बता दूंगा। आपका काम ये है कि इस वीडियो लेक्चर को बीच में पॉज करके या इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी सुविधा के साथ अपनी कॉपी में नोट करना। अपनी कॉपी में नोट्स बनाओगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, मैं तो पूरा लिखा लिखाया दे रहा हूं यहां पे गाइस। तो पहली बात, ये सन 1958 में स्टार्ट हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजिंग, या जेड लिखा है, तुम एस भी लिख सकते हो, दोनों स्पेलिंग ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते थे मैसिव स्केल पे, अपनी कंट्री को बहुत ऊपर पहुंचाना चाहते थे। इसने बोला कि लोगों को अपने घर के बैकयार्ड में, बैकयार्ड का मतलब घर के पीछे, इंडस्ट्रीज सेटअप करो, ठीक है जी, बोल दिया। और एग्रीकल्चर के अंदर बोल दिया कॉमन सिस्टम स्टार्ट कर दो। तो लोगों ने क्या किया, कलेक्टिव फार्मिंग तो एग्रीकल्चर में स्टार्ट कर दी, वो हाईलाइट भी कर रहा हूं जो चीज तुम्हारे काम की है। तो इसका नुकसान हुआ यार, नुकसान क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई चाइना को, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी। बहुत सीवियर ड्राउट आया था, सूखा आया था, जिससे कि लगभग 30 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। तो गाइस ये प्रोग्राम 1960 के अंदर खत्म भी हो गया, पूरा 2 साल का प्रोग्राम चला और फ्लॉप शो माना जाएगा। चाइना की हार थी ये, खुद के देश में खुद के लोगों से। तो सबसे पहली तो बात ये, इसके ऊपर नोट आ सकता है 3 नंबर तक का, 4 पॉइंट आपको लिख के दिए, कोई भी 3 याद कर लो, आपके मजे हैं। कंटेंट आपको दे रहा हूं बढ़िया क्वालिटी का, किसी बुक में इतने अच्छे तरीके से लिखा होगा। आगे आ जाओ जी, मैंने बोला अब आपको कराऊंगा मैं चाइना के अंदर जो कल्चरल रेवोल्यूशन चला गया था, प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन था, ये फिर आ गया हंसते हुए दांत लेके, हैं, इसने तो पूरे देश को तबाह कर दिया था एक तरीके से। मतलब देश के लोग वहां पर खुश नहीं है, चाहे चाइना तरक्की कितनी भी कर रहा हो, खुश नहीं है। इसने क्या बोला, अपनी रेड आर्मी बनाई। यार इसकी ना सत्ता, जो ये पॉलिटिक्स में था, हेड था, इसकी सत्ता खतरे में थी। तो इसने क्या बोला, देश के अंदर लोग जो डेवलप करना चाहते थे अच्छे तरीके से कंट्री को, वो मार्केट इकोनॉमी को अपनाना चाहते थे। कहते थे चाइना ने जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी अपनाया हुआ है वो बेकार है, सरकार की ज्यादा चल रही है, लोगों को मतलब घुटन सी फील हो रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने चाइना के अंदर ना ऐसा प्रोटेस्ट किया था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए इंडिया की तरह। उन सब 1.5 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर इसने रातों रात पानी के टैंकर चलवा दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए थे। इतनी क्रूरता इस देश के अंदर, समझे। तो इसने क्या बोला, देश की जनता को उल्लू बनाया, बोला अपने गांव में जाओ, अपने गांव में जाओ, शहर के लोगों को बोला, स्पेशली स्टूडेंट्स को, वहां जाओ, वहां के लोगों से सीख कर आओ। यानी विलेज के लोगों के अंदर इस देश का कल्चर अभी भी बाकी है, तो उनको सीखने के लिए बोला, गांव के लोगों से, स्टूडेंट्स को, और जो दूसरे प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते थे अपने देश में। यह बात सुन के रशिया घबरा गया।
रशिया पहले चाइना को सपोर्ट कर रहा था, चाइना की डेवलपमेंट के लिए अपने देश से कुछ एक्सपर्ट्स भेजे हुए थे रशिया ने वो सारे एक्सपर्ट वापस बुला लिए, ठीक है ना, इस रेवोल्यूशन के चलते चलते। तो हुआ क्या, पूरी स्टोरी कंटेंट के थ्रू देखेंगे। ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 10 साल तक चला, 66 से 76। 1965 में माओ से तुंग यानी माओ जेडोंग ने घोषणा कर दी थी कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन होने जा रहा है अपने देश में, वो भी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होगा। इसके अंदर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भेजा जाएगा काम करने के लिए और सीखने के लिए फ्रॉम द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब दोस्तों होता है विलेज, गांव वाले। ऐसी लैंग्वेज यूज की हुई है तो आप भी कर सकते हो, कुछ सीखने को ही मिल रहा है। टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, ये लाइन याद रखनी है, ठीक है ना। तो रेड आर्मी बनाई थी, बहुत कलेश हुए थे, जितने कलेश हुए मारकाट हुई यहां पर, मतलब करंट सरकार के खिलाफ लोगों का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था। उस बात को एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप बड़े हो जाओगे, अच्छे किसी बढ़िया एग्जाम के प्रिपरेशन करोगे। इकोनॉमिक्स की फील्ड में बताऊं तो टॉप लेवल का एग्जाम है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इसके लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है इकोनॉमिक्स में। बहुत अव्वल दर्जे का एग्जाम है यार, आईएएस के लेवल की जॉब है, मतलब उससे भी अच्छी आप मान सकते हो। जो सरकार का बजट आता है वो ये लोग फ्रेम करते हैं। इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसी देश के अंदर अप्लाई होती है उसमें इनका पार्टिसिपेशन होता है। बहुत चैंप, इको चैंप बोल लो आप इनको, ठीक है ना। तो इन लोगों ने अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए ये सब किया। तो मैंने बताया चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बारी आएगी वन चाइल्ड पॉलिसी, जो चाइना ने 1979 में शुरू की। इसने बोला भाई कि एक देश के अंदर एक कपल, अपने ही देश में, मतलब एक देश के अंदर क्या, वर्ल्ड पे थोड़ी कर रहे थे कुछ भी, अपने देश में एक कपल हस्बैंड वाइफ मिलके एक ही बच्चा पैदा करेंगे। एक से ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा। मतलब नुकसान क्या होगा, बोल दिया, एक बच्चा पैदा होगा तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी, हॉस्पिटल का भी, स्कूल का भी। अब एक से ज्यादा करोगे तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी, कुछ नहीं उठाएगी। तो इसलिए एक का ही किया। तो ये नॉर्म बोलते हैं लॉ को, एक लॉ ही लॉन्च कर दिया 79 में। तो इसमें क्या हुआ, चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रही थी उस पर लगाम लगी। तो पॉपुलेशन ज्यादा स्पीड से बढ़ती है तो देश को नुकसान होता है, ठीक है, रिसोर्स खत्म होते हैं बढ़िया तरीके से। तो वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देने लगा, हॉस्पिटल वगैरह अब अच्छे चलने लगे, भीड़ नहीं थी हॉस्पिटल में, ठीक है, वुमेन की हेल्थ वगैरह सब ठीक चलने लगी। इससे क्या हुआ, अब यार पता है सबको, कपल को, कि एक ही बच्चा पैदा करना है। और तो सबकी प्रेफरेंस इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों में यही रही है कि वो लड़का पैदा हो, मेल पैदा हो। ये बायसनेस यार बहुत गलत है। लड़कियां छोरियां क्या चोरों से कम है क्या? आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी ऐसा नहीं था, बट अपना मेंटल पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत थी, जो कि पहले नहीं बदली तो बाद में बदली। तो सब मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस में फीमेल फॉइटिसाइड कर देते थे। मतलब जो लेडीज है, यानी यार जो बच्चे की माँ है, उसके पेट में ही बच्चा मरवा देते थे, ये पता करके कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब ये सब चीजें बैन है, लॉ बना हुआ है। तो इस वजह से इस देश के अंदर सेक्स रेशो बहुत कम हो गई। सेक्स रेशो तीनों ही देश में बहुत कम है, वो डिस्कस करेंगे बाद में। इस रूल को अबंडन कर दिया, अबंडन मतलब बंद कर दिया, बैन कर दिया 2016 में। 2016 में बैन करने के बाद अब बोल दिया अब तुम 2 बच्चे पैदा कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा ही पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो गई थी चाइना के अंदर। इंडिया अब उसके बराबर लगभग आने ही वाला है, 5-7 करोड़ का फर्क है, 5 करोड़ का ही फर्क है बेसिकली, एस्टिमेशन अमाउंट अगर बताऊं तो गाइस। तो ये 3 टॉपिक आपको चाइना के बारे में जानने थे। अब चाइना के बारे में हम पता लगाएंगे कि चाइना ने अपने देश के अंदर रिफॉर्म लॉन्च किए थे, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान ने किए थे। पाकिस्तान के इतने लंबे तौर पर नहीं पढ़े आपने, तो इंडिया के पढ़े थे एलपीजी पॉलिसी, वो भी टर्म 1 के अंदर आ चुका है। अब देखते हैं चाइना ने क्या किया। दोस्तों चाइना ने 3 पॉइंट लिखे हैं, पहले पॉइंट को डिस्कस करूंगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे लॉन्च किए। पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 2 फेजेस में लॉन्च किया गया, 2 फेजेस लिखे हैं, फेज 1 और फेज 2। चाइना ने बोला पहले हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, फुल डेवलप करेंगे एग्रीकल्चर को, साथ में थोड़ा बहुत फॉरेन ट्रेड भी, ठीक है, और कुछ इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी देखेंगे, यहां पर अपना करेंगे डेवलपमेंट। जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद हम इंडस्ट्री में आएंगे। तो चाइना ने एक बार में सारी जगह पे हाथ नहीं डाल दिया, एक बार में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। चाइना ने एक एक करके टारगेट किया, पहले एग्रीकल्चर को फिर इंडस्ट्री को। ये चाइना का फायदा था, हमने ऐसा नहीं किया इसलिए हम पीछे रह गए। चाइना में डुअल प्राइस पॉलिसी चलाई गई थी। डुअल का मतलब होता है 2, डबल। डुअल सिम फोन होते हैं ना, डबल सिम डलती है, 2 चीजें होती है, तो 2 प्राइस होते थे यहां पर। पहला प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती थी, दूसरा प्राइस मार्केट के हिसाब से चलता था। एक्चुअली है क्या, आप समझ में आएगा। गवर्नमेंट बोलती थी देश के अंदर जो भी सामान बनाया गया है उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी मान लो 100 किलो चावल बनाए गए हैं तो फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने 50 किलो चावल की क्वांटिटी, तो सरकारी रेट पर खरीदी और बेची जाएगी, यानी सेल एंड परचेज गवर्नमेंट रेट पर होगी। वो सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसा करती थी। और जब सबकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो मार्केट अपना रेट खुद डिसाइड कर सकती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है जी। तो 2 प्राइस की पॉलिसी बड़ा काम में आई।
थर्ड नंबर पे चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने शुरू किए, जिसको शॉर्ट में SEZ बोलते हैं। ये होते क्या है, मान लो एक गांव वाला इलाका है, रूरल इलाका, विलेज है, यहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट ये कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज को, रिलायंस को, टाटा को, या बाहर अमेरिका की कंपनीज को, ब्रिटेन की कंपनी को, या विदेशी बड़ी बड़ी कंपनीज को बोल सकती है आप अपने ऑफिस खोल लो, यहाँ पर हेडक्वार्टर खोल लो। वो कंपनी बोलेगी हम क्यों खोले, गवर्नमेंट बोलती है तुमसे टैक्स नहीं लेंगे या सब्सिडीज देंगे, यानी बहुत सारी इकोनॉमिक पैसों की कंसेशन छूट दे देंगे, जिससे कंपनी को लालच आता है और कंपनी यहां पर एस्टैब्लिश हो जाती है। तो कंपनी खुलती है तो फिर वहां के लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू होती है, वो इलाका डेवलप होना शुरू होता है, पैसा आना शुरू होता है। तो ऐसे इलाकों को जहां पर गवर्नमेंट को छूट देती है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। चाइना ने तो बनाए, इंडिया ने भी बनाए थे, चाइना को ज्यादा फायदा हुआ। तो गाइस ये इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना का था, तो इसका ट्रैक आ सकता है पूरा का पूरा पेपर में। तो अब ये तीनों का खत्म हो गया। एक गुट पानी पी लूं जरा, पानी पीना जरूरी है। आपको कहीं भी लग रहा हो कि यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए स्लाइड पे लिखी है, तो वीडियो को पॉज करो और अपना नोट करना धड़ाधड़ शुरू कर दो। अभी तो लास्ट का टाइम चल रहा होगा, तो कोई बात नहीं, तुम पॉज नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी सहूलियत के अनुसार सारा काम करो। मैं तो आपका साथ देता ही रहूंगा, क्वेश्चन आंसर भी फोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं पेपर यहीं से आएगा, तुम बने रहो साथ में। और मैंने बोला ना यार, लाइक भी करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, तभी मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी, तभी तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा और अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा। देखो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये बुक खत्म हो रही है, तुम्हारा 50% कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए कि हाँ लव सर ने 50% खत्म करा दिया, अब सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स रह गई है। और मुझे पता था तुम पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे थे, तो ये कमजोर थी ना, तो कमजोर वाली चीज पहले तुम्हारी सुपर फास्ट ओके रिपोर्ट कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ जी। अब इन तीनों देशों के अंदर कॉमन बातें क्या थी, कॉमन स्ट्रेटेजी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के अंदर पहली कॉमन बात थी कि तीनों देशों ने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की। इंडिया ने भी की, चाइना ने भी की, पाकिस्तान ने भी की। अब इन तीनों देशों के अंदर ईयर अलग अलग थे। इंडिया ने 51 में, 1951, चाइना ने 1953 में, पाकिस्तान ने 1956 में। लेकिन कॉमन बात यह है इन तीनों देशों ने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू तो की, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि लगभग सेम टाइम पे शुरू की है। ठीक है, ज्यादा ईयर्स का डिफरेंस नहीं है। तीनों देशों ने सोचा कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा अच्छा रोल दिया जाए, मतलब मेन रोल दिया जाए। चाहे किसी देश ने मिक्स्ड इकोनॉमी भी अपनाई, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का एक मेन रोल माना गया, प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी लेवल पे था, सप्लीमेंट कर रहा था। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट सेक्टर का ज्यादा रोल था। तीनों देशों में यह पॉलिसी अपनाई गई थी, सरकार ज्यादा करेगी, सरकार का ज्यादा माना जाएगा। फिर तीनों देशों ने अपने अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। हाँ, ये बात अलग है कि चाइना ने अपनी मर्जी से किए, इंडिया और पाकिस्तान ने प्रेशर में आके किए, क्योंकि इन देशों में हो गया था इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है ना, तो फिर वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन मांगा इन्होंने। तो इन तीनों कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे। रिफॉर्म की डेट वगैरह मेंशन कर देता हूं। चाइना के अंदर 1978 में, फिर पाकिस्तान में 1988 में, फिर इंडिया में 91 में। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये चीजें मैं बता चुका हूं। गाइस अब नंबर आता है, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। तीनों देश का आप डेवलपमेंट ट्रैक पढ़ चुके हो, उन तीनों में कॉमन बात क्या थी वो पढ़ चुके हो, और चाइना के बारे में कुछ स्पेशल प्रोग्राम पढ़ चुके हो। अब आपको पढ़ना है इन तीनों में कौन बेस्ट है, कंपैरिजन करेंगे, अपना इंडिया बेस्ट, चाइना बेस्ट या पाकिस्तान बेस्ट। अच्छा, कंक्लूजन बता दूं, कंक्लूजन पहले सुन लो। आज भी लोग इन तीनों कंट्री में कंपेयर करोगे तो इंडिया में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास लिबर्टी ज्यादा है, यहां पर डेमोक्रेसी है, लोग अपने डिसीजन खुद लेते हैं, नेता खुद चुना जाता है। अरे यार चाइना में बड़ा लफड़ा है, इलेक्शन ही नहीं करवा रहे, जो जिदोंग की जो पूछते हैं वही राज करे जा रही है, पता नहीं कैसे सिस्टम चला रखा है, पूरा देश का बाड़ा बना रखा है। चलो जी कंपैरिजन पे आते हैं। कंपैरिजन भी ऐसा नहीं ओवरऑल करेंगे, 3 लेवल पे कंपैरिजन करेंगे, 1 2 3। पहला होगा डेमोग्राफिक कंडीशंस या डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। गाइस डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड कंपैरिजन करनी है। इसके अंदर देखेंगे कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, सिर्फ पॉपुलेशन लिख दिया। फिर कौन सी कंट्री में डेंसिटी ज्यादा है पॉपुलेशन की, डेंसिटी का मतलब तुम ये मान सकते हो भीड़, कौन सी कंट्री में भीड़ ज्यादा है। अब तुम्हें लगता होगा चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है तो चाइना में भीड़ ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना देश एक्चुअली बहुत बड़ा है, वहां पर भीड़ नहीं है। और डेंसिटी को और अच्छे तरीके से डिफाइन करूं तो मान लो ये 1 किलोमीटर का एरिया है, 1 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं। यहां पर मान लो इंडिया में इतने बंदे रह रहे हैं, तो चाइना में गाइस इतने बंदे रह रहे हैं, तो भीड़ यहां पर कम है, समझ रहे हो। पाकिस्तान में भीड़ ज्यादा है कंपेरेटिवली, तो कोई नहीं, उसको चेक करेंगे। फिर देखेंगे सेक्स रेशो कितनी है उस कंट्री के अंदर, यानी मेल के पीछे फीमेल कितनी है, और साथ में शहरीकरण देखेंगे, कितना शहर है वहां पर, कितना इलाका, अर्बनाइजेशन में कितने लोग रहते हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड ये बातें करेंगे। फिर जीडीपी से रिलेटेड बात करेंगे, किस कंट्री का जीडीपी ज्यादा है और किस कंट्री के जीडीपी में ग्रोथ फास्टर रेट पे हो रही है। फिर कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके अंदर हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाएंगी। जब बात की जाएंगी तो तब इसको लेकर आएंगे बीच में। अभी शुरुआत करते हैं अपनी डेमोग्राफिक इंडिकेटर से। तो तीनों देश लिख दिए हैं, ये मेरा प्यारा भारत, तुम्हारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना।
फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है। पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 1352 मिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, इसका मतलब 135.2 करोड़ है। और चाइना की पॉपुलेशन 139.3 करोड़ मिलियन में लिखी है आपकी बुक में, और पाकिस्तान की 212 मिलियन। ठीक है ना, तो यह पता लगता है कि चाइना और इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, एज कंपेयर टू पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली लेस है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो हर साल किस कंट्री की पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, कौन सी कंट्री ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं, मानो किसी देश की पॉपुलेशन पिछले साल 100 थी, इस साल उसकी पॉपुलेशन 104 हो गई, तो हम बोलेंगे इस देश में 4% से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऐसा अगर सोच के चलो तो इंडिया में 1.03% से पॉपुलेशन बढ़ रही है, परसेंटेज में है ये, और चाइना के अंदर ये 0.46 है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कम परसेंट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर ये 2% से भी ज्यादा है, 2.05। तो पाकिस्तान के अंदर धड़ाधड़ पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं, तो गाइस यहां पर भीड़ ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली। तो पॉपुलेशन ग्रोइंग वेरी फास्ट इन पाकिस्तान, ये कंक्लूजन निकलता है इस बात से। और चाइना के अंदर ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो क्यों है, तो इट इज बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ पे लगाम लगाने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी ना। फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे यहीं से ही, रुके रहना। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई तो 20-20 मिनट करके 2-3 बार देख लो। ओके गाइस, तो ये कंपैरिजन पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से रिलेटेड थी, यही इंपॉर्टेंट है। ये पॉपुलेशन कितनी है किस देश की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ जी, अब इंडिया का एरिया 3.2 मिलियन किलोमीटर है, चाइना का एरिया 9.5 है, यानी इंडिया से लगभग 3 गुना है चाइना, और पाकिस्तान 0.79 यानी 1 मिलियन किलोमीटर भी नहीं है ये। ठीक है, ये एरिया के रिलेटेड बात थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस इलाके में कितनी भीड़ है, पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 455 बंदे रहते हैं, चाइना के अंदर 148 और पाकिस्तान के अंदर 275। तो देखो भीड़ तो इंडिया के अंदर ही दिखाई दे रही है गाइस। तो ये पता लगता है कि ये सबसे कम भीड़ चाइना के अंदर है, क्योंकि बहुत खुला इलाका है, लिखा है ना हायर एरिया की वजह से यहां पर ऐसा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है ना, फॉलोड बाय पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे हो गई, पहले पे इंडिया पे हो गई और तीसरे पे चाइना में हो गई। ये जितनी ज्यादा होती है उतना उस देश के लिए बेकार होता है। तो यहां इंडिया हार गया, मतलब हार क्या गया, ठीक कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे, इंडिया नहीं हारता किसी से भी। सेक्स रेशो की बात आ जाए, अगर 1000 लड़के हैं एक देश के अंदर तो लड़कियां उसके पीछे कितनी है, मतलब लड़कों के पीछे लड़की नहीं पड़ी हुई, मतलब कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं। 1000 लड़के एग्जिस्ट करते हैं तो लड़कियां कितनी एग्जिस्ट करती है। एवरेज लेवल पे इंडिया में 924 है, चाइना में 949 है और पाकिस्तान में 943 है। गाइस तीनों कंट्री के अंदर मिलाऊं तो ये तीनों कंट्री के अंदर पुअर है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बेटर तो चाइना में है, दूसरे पे पाकिस्तान पे और तीसरे पे इंडिया में। तीनों में पुअर है, और तीनों में पुअर होने का कारण पूछा जा सकता है, क्योंकि तीनों कंट्री के अंदर लड़के को प्रेफरेंस दे रहे थे या देते भी हैं। इसलिए अगर पता लग जाए कि पेट में महिला के लड़की है तो उसको वहीं पे मरवाने की कोशिश करते थे, भ्रूण हत्या बोलते हैं उसको। तो प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड इज द रीजन। ठीक है जी, फर्टिलिटी रेट देख लो, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक कपल कितने बच्चे पैदा करता है। तो इंडिया के अंदर लगभग 2.2 बच्चे पैदा करता है एवरेज बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक कपल की शादी होगी तो 2.2 बच्चे पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। एवरेज लेवल पे मान लो कि 1000 कपल की शादी हुई तो 1000 कपल कुल मिला के 2200 बच्चे पैदा कर देंगे, तो एवरेज आएगी 2.2। ठीक है, तो चाइना के अंदर ये 1.7 है, पाकिस्तान के अंदर 3.6 है। पाकिस्तान के अंदर धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं ये मान लो, तो यहां पर चाइना सबसे आगे है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। तो गाइस इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न ओवर लाइफ टाइम टू वुमन इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स की जगह हम यहां पर चाइल्ड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स से सही है यहां पर चाइल्ड। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट में पाकिस्तान यहां पर सबसे आगे है, जो कि बेकार है। फर्टिलिटी रेट जितनी ज्यादा हो उतनी बेकार है। ठीक है जी, आ जाओ जी, आ जाओ। अर्बनाइजेशन, यहां पर Z लिखा है, आप S भी लिख सकते हो। शहरीकरण, इंडिया में 34 लोग, यहां पर 59, यहां पर 37। तो इंडिया यहां पिछड़ गया। लगता था कि पाकिस्तान पिछड़ेगा, लेकिन इंडिया पिछड़ गया। आपको यह पॉइंट याद रखना है। आपके लिए एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कैच कर सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो गाइस ये कंपैरिजन थी पॉपुलेशन से रिलेटेड, यानी डेमोग्राफिक कंपैरिजन थी। इसमें मोटे मोटे तौर पर अगर आपको रिवाइज कराऊं तो पॉपुलेशन ग्रोथ, एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट और अर्बनाइजेशन, ये चीजें हमने की हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आपको याद क्या रखनी है, आपको मेनली एक ये याद रखनी है, दूसरा ये याद रखना है, तीसरा और चौथा, ये 4 चीजें याद रखनी है। मतलब एरिया और पॉपुलेशन के बारे में तुमसे कोई पूछने नहीं आला, और उनके कंक्लूजन यहां पर लिखे हुए, जैसे चाइना एंड इंडिया वेरी हाई, पाकिस्तान लो, पुअर इन ऑल 3 कंट्रीज, ऐसे कुछ कमेंट किए हुए, ये तुम्हारे काम आएंगे। मैं इनको बोल के नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा वर्कलोड तुम्हारे ऊपर भी डालूंगा। लैंग्वेज बहुत ईजी है, एक बार कॉपी में नोट करके देख लो, अपने नोट्स बनाओगे तभी आगे बढ़ोगे, ये फॉर्मूला है। तो गाइस सेकंड नंबर बताया कंपैरिजन अब जीडीपी के मामले में होगी।
जीडीपी के मामले में बता दूं, चाइना पहले पे है, दूसरे पे इंडिया है, तीसरे पे पाकिस्तान है। कैसे? चाइना का जीडीपी 22.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, ट्रिलियन डॉलर्स में नापते हैं इसको, ठीक है ना। और इंडिया का ये 9.3 है और पाकिस्तान का देखो एक से भी कम है, 0.94 है। मैं स्लाइड के सामने से हट गया। कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकलता है, ग्राफ के थ्रू देखेंगे। ग्राफ आएगा नहीं पेपर में बनाना है, लेकिन आपको बता दूं, चाइना का ग्राफ सबसे ऊपर, दूसरे पे इंडिया का, और पाकिस्तान का देखो टट्टी मतलब बिल्कुल नीचे, समझ रहे हो ना। तो गाइस ऐसा आपको फैक्ट बताऊं कि चाइना सेकंड हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर जीडीपी के मामले में, पहले पे अमेरिका है, ठीक है। तो इंडिया चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पे घूमता रहता है, कंपैरिजन होती रहती है, कभी रशिया से, कभी यूके से, कभी जर्मनी से, कभी फ्रांस से, ऐसे होती रहती है। जितना जीडीपी चाइना का है, इंडिया का उसका 41% है, और जितना जीडीपी इंडिया का है, पाकिस्तान का उसका 11% है। 11% मतलब 10वां हिस्सा लगभग मान लो, इंडिया का 10वां हिस्सा है पाकिस्तान जीडीपी के मामले में। जीडीपी का मतलब जानते हो ना कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक देश के अंदर बनाई जाती है, उसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू गाइस। तो ओवरऑल तरीके से अब हिस्ट्री देख लो थोड़ी सी, 1980 और 90 के आसपास की बात हो रही है। यहां पर पाकिस्तान के अंदर 1980 के अंदर थोड़ा प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, प्राइवेटाइजेशन को डीनेशनलाइजेशन बोलते हैं, वहां पर थोड़ा शुरू हुआ था। तो 1980 और 90 के बीच में चाइना की बात करो तो चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 10% था, जो कि बहुत ज्यादा है, डबल डिजिट में बहुत तेजी से चाइना ग्रो कर रहा था। और वहां पर पाकिस्तान इस परसेंट से 6.3 से और इंडिया 5.73% से ग्रो कर रहा था। तो यहां पर चाइना पहले पे, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे इंडिया था जीडीपी ग्रोथ रेट की जहां तक बात की जाए। लेकिन आज के टाइम में देखो, चाइना को भी बीट किया, पाकिस्तान को भी बीट किया, अपन चल रहे हैं सबसे तेज गति से। इंडिया के अंदर ग्रोथ रेट सबसे फास्ट है जो कि 7.3% है, ये चाइना में 6.8 है और पाकिस्तान में 5.3% है। लेकिन फिर भी हमें इस रेट से ही ग्रो करते रहे तो भी चाइना को क्रॉस करने में बहुत टाइम लगने वाला है यार, चाइना बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है जी। तो हमने कंपैरिजन की 1980-90 में इन तीनों देशों की, 1900 और 2015-17 में। तो ये कुछ कमेंट लिखी हुई है, चाइना पहले बहुत फास्ट से कर रहा था, अब डिक्लाइन हो गया। इंडिया पहले लोवेस्ट था, अब बेस्ट है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के लिए वर्ड लिखा हुआ है इंस्टेबिलिटी, लिख दिया, बता दिया मैंने आपको, अगर कट रहा हो तो इंस्टेबिलिटी है दोस्तों ये वर्ड, ये ठीक है ना। आगे आएंगे और कुछ हेल्थ इंडिकेटर से रिलेटेड बात करेंगे, हेल्थ इश्यूज वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड, हेल्थ में क्या होता है। तो सबसे पहले गाइस, एक कंट्री के अंदर देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक कंट्री के अंदर एक बंदा कितने साल तक जिंदा रहने की उम्मीद कर सकता है, ठीक है ना। तो वो चाइना के अंदर ज्यादा कर सकता है, 76 साल तक उम्मीद कर सकता है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे पाकिस्तान है। तो हायर द बेटर होता है, जिस कंट्री में जितना ज्यादा उतना बढ़िया है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ होता है, इन्फेंट का मतलब वो बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से कम हो। यार 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी मारे जाते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ वेरी पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, वहां पर अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती माताओं को, उस वजह से। अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो इंडिया में लगभग 29.9 यानी 30 बच्चे मर जाते हैं आज भी। आजादी के टाइम पे 218 थे, 218 थे आजादी के टाइम पर, 1947 की अगर बात करें। चाइना के अंदर ये 8.5 के आसपास है और पाकिस्तान के अंदर 57 है। जितना लोअर रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, मतलब 1000 बच्चे पैदा होंगे तो 8 से 9 के बीच में मरते हैं चाइना में। फिर अगला गाइस, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी अगेन डेथ रेट की बात हो रही है और ये माँ की डेथ रेट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 1000 में से 174, यहाँ 27, यहाँ 178, लोअर द बेटर, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। परसेंटेज ऑफ अंडर न्यूरिश्ड चिल्ड्रन, मतलब भूखमरी की बात कर लो, जिसको न्यूरिशमेंट अच्छे से नहीं मिला, न्यूट्रिशंस अच्छे नहीं मिले। तो इंडिया के अंदर 37.9% ऐसे, चाइना में 8 है और पाकिस्तान के अंदर 7.6 है। तो लोअर द बेटर होता है ये, चाइना बेटर है यहाँ पर, इंडिया पाकिस्तान मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आगे रह रहा है यहाँ पर। तो जहाँ तक कि हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वो हेल्थ फैसिलिटीज़ चाइना में बेटर है, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वहाँ सबसे अच्छी है, लोअर मोर्टेलिटी रेट है। तो कंपेयर करें, इंडिया दूसरे पे और पाकिस्तान तीसरे पे गाइस। आगे आ जाओ, एजुकेशन इंडिकेटर्स की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ। एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन में यहाँ पर बात करेंगे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन का मतलब एवरेज है, यानी एक देश के अंदर एक बंदा एवरेजली कितने साल स्कूल में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मानो एक देश में 2 लोग हैं, ए और बी। ए कभी स्कूल नहीं गया, 0 ईयर्स पढ़ाई नहीं, बी स्कूल गया है 10 साल तक, 10वीं तक पढ़ाई की है। तो इस देश में एवरेज स्कूलिंग होगी, दोनों को टोटल कर दो, 0 + 10 10, और जितने बंदे थे 2, यानी एवरेज स्कूलिंग 5 साल की है इस देश में, समझ रहे हो, एग्जाम्पल है ये। तो इंडिया में इस हिसाब से 6.5 साल तक लोग स्कूल जाते हैं, चाइना में 8.1 साल तक स्कूल जाते हैं, पाकिस्तान में 5.2। चाइना जीत रहा है, इंडिया फिर दूसरे पे है। तो बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज चाइना में है और एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। गाइस छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे यहां पर पूछ सकता है, तो इसलिए सब कुछ बता रहा हूं। अब आएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू, HDI की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली इंडेक्स का मतलब इंडिकेटर होता है, आप ह्यूमन की डेवलपमेंट को इंडिकेट करने वाली वैल्यूज देख लो। ऐसा एक इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। एक, देश के अंदर एजुकेशन स्टेटस कैसा है, जो कि लिटरेसी रेट के द्वारा नापा जाता है, मतलब साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई की दर। दूसरा, पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा GDP, पर पर्सन कितनी गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम अवेलेबल है। फिर उस देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के द्वारा नापी जाती हैं, कितने साल तक इंसान जिंदा रहता है। तो एजुकेशन, पैसा और हेल्थ, तीनों को ध्यान में रखते हुए इसका स्कोर निकाला जाता है, जो कि 0 कम से कम हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है। तो जिस कंट्री का जितना ज्यादा होता है वो कंट्री उतनी बेटर होती है। तो इंडिया का स्कोर 0.645 है, चाइना का 0.761 है और पाकिस्तान का 0.557 है। इस मामले में चाइना 1 है, इंडिया 2 है और पाकिस्तान 3 है, अगर कंपेयर करें तो। दोस्तों एक बात बताऊं, जो डेटा यहां पर लिख रहा हूं ना, ये लेटेस्ट है, ये आपके काम में आएगा। आपके पास शायद NCERT की बुक हो, वो पुरानी भी हो सकती है। यही लेटेस्ट डेटा आपके काम का है। किसी किसी बुक में कुछ अलग डेटा दिया हुआ है, उन सबको भूल जाओ। एक बार में सारी चीजें यही मिल रही है, यही करना है तुम लोगों को। बोल दिया ना पेपर यहीं से आएगा। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया 130वें नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका? नहीं गाइस, उससे भी अच्छे डेवलप्ड देश है, शायद वो साइज में छोटे हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिनलैंड। ये यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज भी है। ये बहुत बेटर है एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में, ठीक है। जर्मनी के आसपास बॉर्डर पे कंट्री लगती है लग्जमबर्ग, अभी उसकी सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। नाम भी नहीं सुना होगा आपने, अब सुन लिया होगा, कोई बात नहीं है। तो कुछ फैक्ट जानते हैं। चाइना 87वें नंबर पे आता है, पाकिस्तान 154वें नंबर पे आता है। तो इन तीनों में तो चाइना ही बेटर लग रहा है यहां पर, ठीक है। तो गाइस एक बात और, कि पाकिस्तान और चाइना और इंडिया की जो यहां पर रैंक दी हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर HDI को लेकर, ये आपकी बुक्स में फिर से अलग हो सकती है, लेकिन आपको यही वाली याद रखनी है, ठीक है ना। तो ऑल 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहां से आता है। अब कुल मिला के आपको एक बात बताऊंगा, ये चीज यहां पर, हाँ अब तुम्हारे काम की चीज आई है। कुछ चीजें यार हमारी पर्सनल भी होती है, तुम्हें बतानी पड़ती है। चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है मेंशन वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया था। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजें होती हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में एक्चुअली उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो सारी चीजें जो पढ़ी हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, GDP पर कैपिटा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने परसेंट पॉपुलेशन की गरीबी से नीचे रहती है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर न्यूरिश्ड, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अपनी बुक में से देख के इसकी परसेंटेज आप मुझे बताना, ये मैंने आपको बताई नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूं गाइस, मुझे पता लगेगा कि इस कमेंट से, कि इंडिया में बता दो, बस आपकी बुक में डेटा होगा, उधर से देख के बता दो कि इंडिया में गरीबी की परसेंटेज कितनी है, ठीक है, यानी गरीबी में कितने % लोग रहते हैं। तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा आपने मेरी वीडियो देखी, आपको पसंद आई। लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, साथ दे रहे हैं पूरा। जब तक इसको आप फैलाओगे नहीं, हमें मजा कैसे आएगा? उतना बढ़िया कंटेंट लेके आएगा, और गारंटी बार बार ले रहा हूं, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, पेपर इसी कंटेंट से आएगा, ठीक है जी। आगे अगला क्वेश्चन आंसर का सीजन शुरू हो चुका है, मतलब इस वीडियो के अंदर एक अलग हटके क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन लिबर्टी इंडिकेटर्स। लिबर्टी मतलब फ्रीडम यानी आजादी, और उसके कुछ एग्जाम्पल दो। लिबर्टी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, डेमोग्राफिक ऐसे इंडिकेटर पढ़ रहे थे, कुछ इंडिकेटर ऐसे भी हैं जो आजादी को नापते हैं। गाइस जहां तक आजादी की बात आए तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान को कंपेयर करें तो इंडिया में लोगों के पास ज्यादा आजादी है, डेमोक्रेसी है। यहां पर अपना नेता इंसान खुद चुनता है, वोट डालता है ना। पाकिस्तान और चाइना के अंदर थोड़ा सिस्टम बेकार है, मतलब वहां पर लोग दबा फील करते हैं। मैंने बताया ना आपको, काफी सारे स्टूडेंट्स, 1.5 लाख स्टूडेंट्स यार वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाइना ने मरवा दिया, टैंकर चलवा दिए, है ना। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा टेररिज्म है, बहुत बदतमीजियां होती है, ठीक है ना। तो अगर बात करें आजादी की, तो आंसर आपके सामने ये लिखा है कि लिबर्टी इंडेक्स की पहले डेफिनेशन दे लो। तो गाइस ये इंडेक्स एक कंट्री के अंदर लेवल ऑफ फ्रीडम को मेजर करता है। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि लिबर्टी इंडिकेटर में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग द लेवल ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। यानी डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन है, सोशल और पॉलिटिकल मतलब राजनीति में और सोसाइटी में कौन कितना डिसीजन ले रहा है, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स इट इज एन इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब इंडिकेटर, इट इज एन इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल टेकिंग डिसीजन। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख दो, आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है,
जो आपको इजी लगेगा आप वो लिखोगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल पे बोल रखा है कि कंट्री के अंदर मेजर ऑफ द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब लेवल, 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 मेजर ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट्स गिवन टू द सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, यानी जो कानून की किताब है जिसके थ्रू देश को चलाया जा रहा है, उसके अंदर इंसानों को कितने राइट दिए हैं। इंडिया के अंदर यार बहुत सारे राइट दिए हुए हैं, राइट टू स्पीच है, ठीक है। अब बहुत सारे देशों में बोलने का अधिकार नहीं होता, जो मर्जी बोल देते हैं। इंडिया के अंदर तो लोगों के पास बोलने का अधिकार है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन गिवन है जो आजादी से रिलेटेड है, लोगों की जुडिशरी सिस्टम में दी हुई है, रूल ऑफ लॉ में दी हुई है। तो आजादी के मामले में तो यार इंडिया बेटर है, तभी बता रहा था इंडिया में लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड चाइना। अब देख लो दोस्तों, एक और आपके पास क्वेश्चन आ गया है पाकिस्तान से रिलेटेड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखा है गिव रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। आजाद होने के बाद पाकिस्तान में दोबारा गरीबी ज्यादा हो गई है और पाकिस्तान ने स्लो ग्रोथ करी है, क्योंकि उसके कारण है यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। अभी भी इमरान खान की सरकार खतरे में है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इमरान खान के ऊपर आर्मी कूच करने वाली है, अटैक नहीं करने वाली, मतलब संसद में उसको हराने वाली है, उसको सपोर्ट खत्म करने वाली है। तो वह खतरा बना रहता है। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को ऐसे हटा दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम मुझे पता है, उसने सीधा ही हड़प लिया था। तो वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। चाइना के अंदर ये सारा सिस्टम अकेले एक सरकार चलाती है। और दूसरा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन, यार विदेशी पैसों पर ज्यादा डिपेंडेंट है। बताऊं 1980 के आसपास जब पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था, तब इनने यूएसए के फंड लेने शुरू कर दिए थे और कुछ दुबई वगैरह यूएई जैसी कंट्री से पैसा मांगना शुरू कर दिया था। इनके टुकड़ों पर पाला जा रहा है देश, ये फॉरेन लोन मांगता रहता है। खुद के पास तो फॉरेन करेंसी होती नहीं, क्योंकि कुछ बेच नहीं पाता फॉरेन कंट्री में, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। तो तीसरा रीजन है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। जिस देश पे पैसा ही नहीं होगा उस देश के अंदर गरीबी आएगी ना, क्योंकि उनकी पॉलिसी इस तरीके से है। ये क्या करते हैं, टू मेनी एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस, हथियार खरीद लेंगे डराने के लिए, है कुछ ना है 3 में ना 13 में, लीतने के ना पोतने के, है किसी भी चक्कर में नहीं है, और हथियार खरीद के बैठ जाएंगे, कहेंगे हम तो परमाणु विस्फोट कर देंगे। अबे है क्या घटिया हरकत करता है, मतलब ये खरीद के तुम्हारे यहाँ के लोग खुश रह लेंगे? ऐसा नहीं है। पहले लोगों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फूड पे, ये जो बेसिक चीजें उन पे ध्यान देना चाहिए। बताओ ये तक समझ नहीं आया इन पाकी चोरों को। हाँ? आ जाओ जी गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसके अलावा आपको करने हैं। इन क्वेश्चंस का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पढ़वा के इसका आंसर बता के चैप्टर को खत्म करूंगा और बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में क्या कराने वाला हूं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लिखा है इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। तो ऐसे फैक्टर बताओ जिससे चाइना जल्दी जल्दी डेवलप हो गया। तो गाइस इसका आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अंदर चाइना का ग्रोथ ट्रैक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। वहां पर रिफॉर्म थे, 2 फेजेस के अंदर हुए, फिर डुअल प्राइस पॉलिसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो 3 पॉइंट आ जाएंगे यहां पर, ठीक है जी। अगला आ जाओ, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पूरा पाकिस्तान का चक्कर लिखना है यहाँ पे। पाकिस्तान ने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री किया, 1980s में प्राइवेटाइजेशन किया, और फिर 1988 में रिफॉर्म स्टार्ट किए। तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ यहां पर लिखना है, ट्रैक करने के लिए आ सकता है। इंडिया का नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया को तो शुरू से पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो ना। पाकिस्तान और चाइना यहां पर मेजर कंपेरिजन थे, तो चाइना से ही मेनली क्वेश्चन आने के चांस है। अब लिखा है चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स रिफॉर्म्स इन 1978। डू यू एग्री? इल्यूसिडेट मतलब एक्सप्लेन करो इस चीज को। तो गाइस बोल रहे हैं चाइना की ग्रोथ 1978 में जो रिफॉर्म थे उसकी वजह से हुई है। तो बिल्कुल सही है, अग्री करेंगे, यस है। उसमें दोनों फेजेस एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ फालतू बताने की जरूरत नहीं है, बस फेजेस के बारे में बताना है, ठीक है ना। मतलब रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, फेज 1, फेज 2 और स्पेशली, यानी बिल्कुल सेम इसकी तरह आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। और इसके अंदर रैपिड ग्रोथ के अंदर हम वो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं बता रहे और ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी नहीं बता रहे, ठीक है ना। सिर्फ जो चाइना की ग्रोथ थी वही बता रहे हैं। अब लिखा है व्हाट सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड फॉर देयर रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है, तीनों के बारे में पूछ सकता था। चलो इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो दोनों को सेम लेवल पे सेम ईयर में फ्रीडम मिली 1947 में। दोनों कंट्रीज ने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करी, दोनों कंट्रीज के अंदर रिफॉर्म हुए, दोनों कंट्री ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को यूज किया। तो गाइस इतनी कॉमन बातें हैं, और जो कॉमन तुम्हें दिखाई देती हो वो तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। पूरा का पूरा आंसर पुरानी स्लाइड्स में आप पीछे पीछे करते रहोगे तो आपको पूरी मिलती रहेगी। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपने फोन में सेव कर लो, लैपटॉप में, जिससे भी आप देख रहे हो, नहीं तो अपनी कॉपी में नोट करो, तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो यार
अगर आपको मजा आ रहा है कि लव सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है इकोनॉमिक्स, तो यार चैनल की ग्रोथ के लिए दोस्तों काम करोगे, हम लोग एक दूसरे से फेसबुक पे जुड़ेंगे। लव कौशिक नाम है मेरा, आप लोगों को पता ही है, इतनी बार बोल चुका हूं, ये नाम मेरा है तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही लग चुका होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे अवेलेबल हूं, फोटो तुमने मेरी देख ली है, ज्यादा ईमेल एड्रेस मुझे देने की जरूरत नहीं है, तो वहां भी मिलेंगे, वहां भी जुड़ेंगे, ठीक है ना। एक फैमिली बनना चाहता हूं, तुम्हारे साथ दोस्ती शेयर करना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि अभी जो तामझाम शुरू हुआ है नया CUET वाला, इसके थ्रू तुम लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इसके एंट्रेंस की पूरी प्रिपरेशन करा देंगे फ्री में, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत ना है, किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाके 20-25 हजार रुपए फूकने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से करा देंगे और यहीं से एडमिशन हो जाएगा पक्का आप लोगों का, इतना आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो गाइस इस वीडियो लेक्चर को इसके साथ खत्म करता हूं और बोलता हूं कि नेक्स्ट वीडियो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के ऊपर मिलेगी, और बोला है कि 5 वीडियो में नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा। तो 5 वीडियो कैसे खत्म करूंगा, जब नेशनल इनकम की पहली पहली वीडियो बनाऊंगा तो शुरू के 1 मिनट में यही बताऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, नमस्कार।